देख के नहीं लिखना है, बिना देखे लिखना है भैया। पहले लाइव कर दो, फिर एडिट करते रहना, ठीक है। लिखा? बताओ कॉन्फ़िगरेशन बोलो। अगर 14 तक इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। अब यहां रुकना है। अब कौन पहले आएगा, पाई या सिग्मा? पाई। पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन, यही तो है। तो पाई 2px2, पाई 2py2, उसके बाद सिग्मा 2p z2। अब कौन आएगा? एंटी बॉन्डिंग में पाई ही पहले आता है। पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, पाई 2py एंटी बॉन्डिंग, 2 2 2, दोनों में दो दो होगा, और लास्ट में होगा सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग 2। क्लियर है मामला? अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है, 16 है, 18 है, 15 है, तो हम लोग क्या कर रहे थे बेटा वहां पर? तब हम लोग क्या करते थे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक चेंज करते थे। क्या? पाई 2px पाई 2py को बाद में भरते हैं, सिग्मा 2pz को पहले भरते, यही तो मामला था। चलिए सर, हेडिंग डालिएगा जो आपके एनसीईआरटी में है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, उसको लिखिएगा। ओवरलैपिंग, आप हेडिंग डालिए ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स overlapping of atomic orbitals by, आप पूरा लिखना, LCAO मेथड, ब्रैकेट में लिखना लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। LCAO मेथड का मतलब क्या है बेटा? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने जो एनसीईआरटी के पॉइंट पढ़े थे, उसमें एक बात तो तय थी, कौन से एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स किए जा सकते हैं जो सेम एनर्जी के होंगे, यानी कि सिमेट्रिकल होंगे। बोलो भैया। तो नीचे लिखिएगा, व्हेन सेम एनर्जी, when same energy and same symmetry, लिख दे रहे हैं हम पूरा, ज्यादा बेटर है। when same energy and same symmetry, ये टर्म तुम्हारे लिए थोड़ा सा नया है। क्या लिख कर आया? सेम सिमेट्री। अब सुनना जरा, क्या हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, दोनों वेव अगर सेम फेज हैं तो जुड़ जाता था, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। दोनों वेव अपोजिट फेज होती थी तो घटता था, यानी कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता था। तो ये कह रहे हैं कि जब हम सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? प्लस प्लस से या माइनस माइनस से। बना लो पहले तो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो। आर ओवरलैप एंड फॉर्म्ड BMO, यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बनाएंगे बेटा ये लोग? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सेम सिमेट्री भी होनी चाहिए। सेम सिमेट्री का मतलब मालूम है क्या है? एक सीधा सा फंडा है, साइन ये बताता है कि दोनों वेव, दोनों ऑर्बिटल सेम टाइप का वेव लेकर आए।
प्लस प्लस भी सेम होता है और माइनस माइनस भी सेम होता है। एक बात मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि अगर मैं तुम्हारे सामने इस तरीके से बना दूं तो क्या ये सेम सिमेट्री है? बोलो बेटा। अब अगर आप इसे पॉजिटिव एक्सिस मान रहे हैं तो क्या ये प्लस प्लस कहलाएगा? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दूं तो क्या अभी भी ये सेम सिमेट्री? बस फर्क क्या है? साइन माइनस माइनस। तो माइनस और प्लस जो होता है वो वेव की डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है, लेकिन असलियत में तो बता रहा है कि वो सिमेट्रिकल है अगर सेम साइन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बना लीजिए डायग्राम। ये है सेम सिमेट्री का मतलब। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट होगा, फिर से एनर्जी सेम रखनी है। व्हेन सेम एनर्जी एंड अपोजिट सिमेट्री, when same energy and opposite symmetry, अपोजिट सिमेट्री में हम साइन को क्या करेंगे? अलग अलग कर देंगे। तो या तो हम बोलेंगे प्लस और माइनस, या आप बोल दीजिए माइनस और प्लस। असलियत में तो मामला समझ में आ ही रहा होगा, दोनों वेव अलग अलग होंगी, बस केवल फेज अलग अलग होगा तो साइन अलग अलग दिखा देंगे। प्लस माइनस बोलो या माइनस प्लस बोलो। आर ओवरलैप एंड फॉर्म्ड। अब आपको समझ में आना चाहिए क्या बनाने वाले हैं सर ये लोग? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ब्रैकेट में लिख लेना, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, यहां पे तुम एक चीज लिख सकते हो, जब हम सेम एनर्जी और सेम सिमेट्री की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि टर्म लिखा हुआ है। आप चाहे तो यहां पर एडिशनल लिख सकते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल। किनको मिक्स कर रहे हैं? एटॉमिक ऑर्बिटल को। अगर आपको जरा सा भी कंफ्यूजन है बेटा तो ये मान के चल रहे हैं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो लिख सकते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहे हैं। अच्छा, अपोजिट सिमेट्री का मतलब समझो। क्या एक वेव अगर ऐसी है तो इसको प्लस बोल दोगे, इसको ऐड कर रहे हैं दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल माइनस, तो क्या ये अपोजिट फेज माना जाएगा दोनों का? इसी का रिप्रेजेंटेशन है यहाँ पे। अब वो बार बार हम वेव वेव नहीं दिखा पाएंगे तो हम साइन से दिखाएंगे वहां पे। प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? जुड़ना। माइनस माइनस का मतलब क्या होगा? जुड़ना। प्लस और माइनस का क्या मतलब होगा? घट जाना, यानी कि वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का कम हो जाना। तो जहां प्लस प्लस होगा वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, माइनस माइनस में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन प्लस और माइनस अगर आया तो क्या हम लोगों ने डायग्राम बना रखा है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक से घट जाती है। यहां पर भी ओवरलैपिंग के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन पेपर में साइन आता है तो साइन कन्वेंशन आपको ध्यान रखना है। ठीक बात? चलिए सर, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पढ़नी है आपको। अगला हेडिंग डालिए इसी में। जैसे आपने वहां पर पढ़ा है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैसे ही यहां भी पढ़ना है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पहला है सर एस एस ओवरलैपिंग। पहली आपको पढ़नी है एस और एस ओवरलैपिंग। क्या हो गया बताओ? क्या है? बातचीत ना करो, शांति से पढ़ो, बहुत नहीं भगा दूंगा, समझ लेना। एस एस ओवरलैपिंग। अब ये बताओ, एस एस ओवरलैपिंग हम लोगों ने पढ़ रखी है, हमेशा को एक्सियल होती है सर। ये कभी भी कोलेटरल
नहीं होती। तो पहली चीज बगल में लिख लीजिए, को एक्सियल होगी, यानी कि अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब समझना जरा एग्जाम्पल के रूप में, अगर मैं कहूं कि एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और ये एक एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s और मैंने यहां लिखा प्लस और प्लस, तो इसका क्या मतलब है? सेम सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल लिए गए, एनर्जी तो सेम ही है, 1s से समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही अगर मैंने यहां लिखा 1s और यहां लिखा प्लस और यहां पे लिखा माइनस, तो इसका मतलब क्या है? अपोजिट सिमेट्री के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल लिए जा रहे हैं। बनाइए सर। ओवरलैपिंग कराने पे कैसा दिखेगा ये देखना है, और डायग्राम आता है पेपर में, तो बनाना आना चाहिए आपको। एरो के ऊपर लिखिएगा ओवरलैपिंग जो आप करा रहे हैं, यहां दोनों का साइन सेम है, तो आप इसको क्या बोलेंगे? सेम सिमेट्री। और यहां पर सर दोनों अपोजिट सिमेट्री लेकर आ रहे हैं। अब सेम और अपोजिट सिमेट्री लिखने से क्या फायदा होने वाला है? फायदा ये होने वाला है कि अगर सेम सिमेट्री से आते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, अगर अपोजिट सिमेट्री से आते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं। क्लियर है मामला? तो अब ये बताइए, दो एस ऑर्बिटल आपस में मिलकर केवल और केवल कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? किसी को बुला लो, बंद हो गया, मर जाएंगे साले जो घर पे है, जल्दी। कौन सा बॉन्ड बना सकते हैं? सिग्मा। क्लियर है? तो क्या तुमने जो लिखा था सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग, तो एक बात तो तय है कि सर यहां से जो बनेगा उसका नाम होगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, यहां से जो बनेगा उसका नाम क्या होगा? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। इसमें तो क्लियर हो तुम? तो यहां चाहे तो बगल में लिख लो कि सेम सिमेट्री वाले अगर आएंगे तो यहां से जो बनेगा वो क्या कहलाएगा? सिग्मा 1s बॉन्डिंग। और यहां वाले का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। क्लियर बात? देखो बंद हो गया, नेट नहीं आ रहा है क्या? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो आया फिनिश्ड। ये दोनों बना लो सर। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों 1s ये आपके एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। क्या है बेटा? एटॉमिक ऑर्बिटल। ये आपस में एक दूसरे की तरफ गए, तो तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ, दोनों प्लस वाले एक दूसरे की तरफ आएंगे तो जहां पर भी जुड़ रहे होंगे वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, सीधा सा फंडा है। तो अगर हम इसको बनाने आएंगे तो हम बोलेंगे ये दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आकर जुड़ जा रही है, तो इसका मतलब अगर हमें इसको बनाना है तो हम कुछ इस प्रकार से ओवरलैप करा देंगे। बोलो भैया। और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होंगी यहां पर? ज्यादा हो रही है। तो यहां पर ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड फॉर्म हुआ है? सिग्मा 1s, और जिसको बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो s और s की ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है? सिग्मा 1s बनता है। अच्छा एक बात तय है, जिस पॉइंट पर ये मिक्सिंग हो रही है यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी क्या मैक्सिमम होगी? बोलो भैया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपस में ऐड हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां क्या होगी? मैक्सिमम होगी सर। इसमें बताओ गुरु, एंटी बॉन्डिंग तो बनेगा, डायग्राम देखने का तरीका बताओ। क्या ये बोलोगे जिस समय ये लोग आपस में मिल रहे होंगे उस पॉइंट पर प्लस माइनस मिलके जीरो कर रहे होंगे या नहीं कर रहे होंगे? तो ये डायग्राम जो है वो आपको कुछ इस तरीके से नजर आता है सर। अगर बात की जाए तो ये डायग्राम कुछ इस तरीके से नजर आता है आपको। यहां ये पॉइंट जरूर बना लेना, ऐसे बनाओ। और ये पॉइंट ये बता रहा है
कि ये प्लस और ये माइनस इस जगह पर क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है, तभी वो शार्प हो रहा है ऑर्बिटल वहां। अब मुझे बताओ इस जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो होगी या नहीं होगी सर? इसका मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो बोले उससे बढ़िया है, केमिस्ट्री में बोलते हैं क्या हो रही है, मिनिमम हो रही है, या जीरो ही बोल दो, चलो आओ। फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिनिमम है, अभी के लिए तुम्हें सिखाने के लिए जीरो बोल दे रहे हैं। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और जो बन रहा है उसे हम बोलेंगे क्या, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिप्रेजेंटेशन क्या है, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। एक टर्म आएगा नोडल प्लेन। क्या टर्म आएगा सर, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो, जीरो। वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो। तो लिखिएगा वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो, यानी पाए जाने की संभावना क्या रहे, जीरो। तो तुमने कहा ये फाइंडिंग आइंडिंग प्रोबेबिलिटी तो ठीक है बोलने के लिए, अगर तुमसे पूछे तो तुम ये कहोगे कि भैया वो प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको क्या होती हुई नजर आए, जीरो, वो सारी जगह क्या कहलाएंगी, नोडल प्लेन। अब मुझे बताओ सिग्मा 1s में कितने नोडल प्लेन, जीरो। क्यों, क्या इलेक्ट्रॉन आके मिल गए हैं, और s ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, यानी हर तरफ तीनों एक्सिस में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। तो पूछा जाता है सिग्मा 1s में कितने नोडल प्लेन पाए जाते हैं, तो आंसर क्या जाएगा, जीरो। पूछा जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन पाए जाते हैं, तो साफ दिख रहा है कि ये एक प्लेन नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। एक पेपर अगर हम इसे बीच में डालें तो क्या उस पेपर जहां जहां पर भी जा रहा होगा उस पूरे प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन नजर आने वाला नहीं है। इसका मतलब यहां पर अगर पूछेंगे तो सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन पाए जाते हैं, एक। ध्यान रखिएगा, तो रिप्रेजेंटेशन भी ध्यान रखना है और ये भी ध्यान रखना है। अब सुनो, क्या मैं तुमको यहां 2s बताऊं, नहीं, 1 की जगह क्या कर दो 2, ऑर्बिटल तो यही रहेगा। तो एक बॉन्डिंग बनाता है और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, तो ध्यान रखना है। इसीलिए नाम दिया है s और s ओवरलैपिंग। अच्छा, यहां s और p ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, अरे बोलो ना यार, यहां एक टर्म आएगा sp मिक्सिंग का, लेकिन यहां s और p ओवरलैपिंग कंसीडर नहीं करते, क्योंकि हमें क्या चाहिए होता है, सेम एनर्जी के ही ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स करना है, दोनों के तरफ के एटम से लेकर। चले हटाएं, अगला हेडिंग डालिए पीपी ओवरलैपिंग। लेकिन पीपी में भी समस्या है सर, एस वाली तो अंडरस्टूड है कि कोएक्सियल होती है, पीपी ओवरलैपिंग तो तुम पढ़ चुके हो, कोएक्सियल भी होती है और को लेटरल भी। मतलब मोटा मोटी बात, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी। तो इसका मतलब पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कौन सा वाला, को एक्सियल वाली, ब्रैकेट में लिख लीजिए कोएक्सियल। अब अच्छा, एस ऑर्बिटल जो होता है ना वो गोलाकार है, तो उसमें हम एक ही साइन दिखा रहे थे। अब हम पी ऑर्बिटल में कैसे दिखा रहे हैं, और तुम मुझे बताना कि सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल मामला है, उसकी बात करते हैं। मान लीजिए कोएक्सियल अगर करना है तो याद रखना कि हम लोग यहां पर अपनी तरफ से मानकर चलते हैं इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या मानी गई है, जेड एक्सिस। लिख लीजिए साइड में,
इंटर न्यूक्लियर एक्सिस क्या मान के चल रहे हो? जेड एक्सिस। कुछ ना कुछ तो रेफरेंस लेना पड़ेगा। अब देखना गुरु खेल। ये है पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल जब जेड एक्सिस पे आके लेट जाए, क्या हो जाए? लेट जाए, तो हम उसको क्या बोलते हैं? वो कैसी ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं? बोलो। तब वो को एक्सियल ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं। जब पी ऑर्बिटल इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के रिस्पेक्ट में खड़े हो जाए, तो इसका मतलब वो साइड टू साइड ओवरलैपिंग करेंगे, यानी वो किस कैटेगरी में जाएगा? को लेटरल। तो जो पढ़ा है वो वही काम आ रहा है, बस फर्क इसमें नया टर्म क्या आ गया कि एक बॉन्डिंग बनेगा और दूसरा एंटी बॉन्डिंग, और यहां पी ऑर्बिटल का साइन देख के हम काम कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, यहां पर जो हम यूज करेंगे, क्या वो जेड ऑर्बिटल यूज करेंगे? अरे बोलो। क्योंकि इंटर न्यूक्लियर एक्सिस तुम्हारी ओवरलैपिंग वाली, वो 100% कौन सी एक्सिस है? जेड एक्सिस। है या नहीं है बेटा? तो अब अगर ये जेड एक्सिस है, तो जेड एक्सिस पे कौन सा पी ऑर्बिटल आकर लेटता है? पीजेड वाला। तो इसका मतलब है कि हम यहां पर जिनको भी ले रहे हैं, वो कौन सा वाला कंसीडर कर रहे हैं एमओ थ्योरी में? पीजेड। और पीजेड की ओवरलैपिंग को हम कंसीडर करते हैं को एक्सियल ओवरलैपिंग में। को एक्सियल ओवरलैपिंग में हमेशा कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। तो इसका मतलब यहां क्या बनेगा? सिग्मा पीजेड बनेगा। अब पी ऑर्बिटल क्या सेकेंड एनर्जी लेवल से नजर आता है? तो अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसका पूरा नाम लिख दूं कि 2pz ले रहे हैं? बोलो भैया। अब देखना जरा, यहां मैंने लिखा प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस। समझना, क्योंकि जहां प्लस है वहां माइनस भी है, ये क्लियर है बात। अब तुम मुझे ये बताओ, दोनों प्लस वाले अगर एक तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो क्या ये सेम सिमेट्री का केस होगा? आपस में तो इसी तरीके ओवरलैप करेंगे, तो ये कैसा केस होगा? सेम सिमेट्री। क्या बात तुम बता सकते हो सर, ऐसे अगर दो पीजेड ऑर्बिटल आपस में मिक्स हुए तो वो सेम सिमेट्री के होंगे, यानी कि सिग्मा बॉन्ड तो बनाएंगे, लेकिन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला बनाएंगे। यहां आते हैं, अगर इसे प्लस बोल रहे हैं, इसे माइनस बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों के कैसे फेज लेकर बेटा काम कर रहे हैं? अपोजिट फेज। और अगर अपोजिट फेज ले रहे हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये दोनों लोग मिलकर क्या बनाएंगे? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्लियर है मामला? पहले इतना बना लीजिए डायग्राम। ये तो तय है कि अब बनने वाला क्या है? सिग्मा पीजेड, 2pz बोल दे, और यहां बोलेंगे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2pz। और ये तुम्हारे जहां ओवरलैप करेंगे, वो एक्सिस तुम्हारी कौन सी है? जेड एक्सिस। बोलो भैया, ये एक्सिस कौन सी है? जेड एक्सिस। तो मैं इसको कुछ ऐसे बना रहा हूं, इधर देखना, ये जो माइनस वाला पोर्शन है, ये ऐसे ही रहने दो। इनका वाला भी माइनस वाला जो पोर्शन है, वो ऐसे ही रहने दो। और क्या ये दोनों प्लस वाले आकर आपस में मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खूब धुआंधार तरीके से बढ़ जाएगी यहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है यार, दोनों जुड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो क्या मैं बोलूंगा, जहां ओवरलैपिंग हो रही है, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? मैक्सिमम। यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो गई है? मैक्सिमम। और इन लोगों ने मिलकर कौन सा ऑर्बिटल बनाया है? सिग्मा 2p z, जिसको हम बोल रहे हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। प्लेन, नोडल प्लेन। सिग्मा pz के लिए, 2pz के लिए नोडल प्लेन कितना? 1 या 0 है? क्यों?
अच्छा ऐसे समझो, एक बात बताएं, ये जेड क्या है, ये एक्स है, ये क्या है, तो एक्स और जेड, जेड में तो पाई जा रही है ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो नेट में तो जीरो नहीं हुआ यार, दो एक्सिस मिलके प्लेन बनाएंगे ना, तो अगर जेड पे मिल रही है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो एक्स और जेड वाले प्लेन में जीरो नहीं हुआ सर, ऐसे ही वाई और जेड में भी जेड आ गया, इसका मतलब यहां पर जो नोडल प्लेन होंगे वो क्या पाए जाएंगे बेटा, जीरो, कोई नोडल प्लेन नहीं होगा यहां पे, ध्यान रखना, बात समझे या नहीं समझे। और अगर वैसे बनाने आ गए तो जाहिर सी बात है तुम्हें बोल रहे होगे कि सर एक प्लेन हमारा और है जिसका नाम है एक्स और वाई प्लेन, बोलो सर, लेकिन अब क्योंकि पी ऑर्बिटल जो है तो डबल डम्बल्ड शेप ना, तो इसका मतलब कोई लीनियर थोड़ी है वो, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाती है, नोडल प्लेन क्या रहेगा, जीरो ही रहेगा, ये ध्यान रखिए। इधर बताओ क्या होने वाला है, इसका डायग्राम अपने हिसाब से बनाओ, जो पीछे बनाया था उसी तरीके, जहां पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां जीरो कर दो, पहले डायग्राम बनाओ गुरु। अब देखना, ये जो पीछे वाले लोग हैं इनको तो पीछे ही रखो, ये माइनस और ये वाले भैया प्लस, ठीक बात। यहां पर अगर कोई मुझसे कहे तो मैं कहूंगा ये जो हमारी एक्सेस है, ये वाला प्लेन अगर हम ऐसे काटे तो क्या हमें यहां दिख रहा है कि यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये छोटे गोले दिखाने का क्या मतलब है कि प्लस और माइनस एक दूसरे को दनादन घटा रहे हैं वहां पर, यानी कि जीरो कर रहे हैं, यानी इस जगह पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमको क्या मिलने लगेगी, जीरो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी, जीरो। तो ऐसा कितना प्लेन होगा, एक ही प्लेन होगा जो सीधा सीधा डालेंगे, सर इसका नाम क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है, रिप्रेजेंटेशन है सिग्मा 2p z स्टार से, पेपर में कभी आए तो आपको कम से कम बनाना आना चाहिए, देखना आना चाहिए। नोडल प्लेन कितने होंगे, जीरो, वो सॉरी 1, तो यहां एक नोडल प्लेन मिलेगा। तो ये हमने दो पी ऑर्बिटल का कैसा ओवरलैप कराया है, एक्सियल ओवरलैप कराया है, ये आपको ध्यान रखना। और जाहिर सी बात है एक्सियल ओवरलैपिंग में सिग्मा बॉन्ड बनता है, ये याद करके आपको चलना है। अब अगला टर्म आएगा, दो पी ऑर्बिटल का हम क्या करने जा रहे हैं, कोलेटरल ओवरलैपिंग कराएंगे, यानी कि पाई बॉन्ड बनाने जाएंगे। तो सर हमने कौन सा वाला पी ऑर्बिटल यहां यूज कर लिया है, पीजेड वाला, कौन से पी ऑर्बिटल बचे, पी एक्स और पी वाई। अब एक बात आपको ओवरलैपिंग में याद आनी चाहिए क्या, कि अगर जेड एक्सिस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है तो पीएक्स वाला पीएक्स वाले के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा, पीवाई वाला पीवाई वाले के साथ ही पाई बॉन्ड बनाएगा, पीएक्स और पीवाई नाम की कोई ओवरलैपिंग नहीं होती है, ये क्लियर कट आपकी कॉपी में लिखवाया है, जीरो ओवरलैपिंग बताई थी वहां पर, तो ध्यान रखिएगा। अगला टर्म डालिए, पीपी ओवरलैपिंग कोलेटरल पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, पी पी ओवरलैपिंग, और हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं को लेटरल ओवरलैपिंग की, यानी कि पाई बॉन्ड बनाएंगे। इसका तरीका, पाई बॉन्ड अगर बनाना है तो अब हम क्या लिख रहे हैं समझना जरा, ये हमने एक पी ऑर्बिटल लिखा, ये हमने एक पी ऑर्बिटल लिखा, और एक बात याद रखना कि पूरी एमओटी में एक रेफरेंस लिया गया है कि हमारी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस हम क्या मान के चल रहे हैं, जेड, और हम मान के नहीं चल रहे, सब लोग मान के यही चल रहे, क्या है, जेड एक्सिस, तो जेड के ही रिस्पेक्ट में बात करनी है। अब मुझे बताइए कि अगर आपकी इंटर न्यूक्लियर एक्सिस जेड एक्सिस है यहां पर, तो केवल आप साइन देखकर बता सकते हैं, अगर मैंने यहां लिखा प्लस प्लस माइनस माइनस, और इसी तरीके नीचे दो पी ऑर्बिटल बनाए और यहां पर लिखा है जेड एक्सिस,
और यहां पर जो साइन लिखे हैं वो कुछ इस प्रकार से लिखा है, माइनस प्लस प्लस माइनस। तो देखकर क्या समझ में आता है कि ये दोनों पी ऑर्बिटल आपस में सेम सिमेट्री के साथ लड़ने आ रहे हैं, ये दोनों पी ऑर्बिटल अपोजिट सिमेट्री के साथ लड़ने आ रहे हैं। बात समझिएगा, फाउंडेशन लेवल पे इसको छोड़ दिया जाता है सर कि आगे पढ़ाया जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? लेकिन आपको पढ़ना है, केवल फर्क साइन का ही तो आया है। तो वो जो जब वेव पढ़ ली तुमने, तो वो वेव जुड़ती हुई दिखनी चाहिए या नहीं दिखनी चाहिए, वही चीज आपको यहां नजर आ रही। तो इसका मतलब हम यहां लिखेंगे ये कैसी ओवरलैपिंग होगी, सिमेट्रिकल ओवरलैपिंग होगी। बोलो बेटा, ये कैसी ओवरलैपिंग होगी, अपोजिट फेज या अनसिमेट्रिकल होगी। तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। और यहां पर सेम फेज बोल रहे थे इसी को, और इसको बोल रहे थे अपोजिट फेज। ठीक है, अब इनका नाम क्या है? नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है सर। अगर मैंने इसको लिया px, तो मैं x को भी क्या लूंगा, px। जाहिर सी बात है दोनों पी ऑर्बिटल सेम लेने पड़ेंगे। और दूसरा लिखा गया ऐसे यहां पर भी है, इसको अगर आप px बोल रहे हैं तो ये वाला भी क्या होगा, px होगा। लेकिन सर जो चीज px के साथ है वही चीज तो py के साथ भी है, क्योंकि z एक्सिस के अलोंग तो px वाला भी परपेंडिकुलर है और py वाला भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब अगर हमने यहां लिया py, तो दूसरा वाला भी अपने आप ही क्या हो जाएगा, py। इसका मतलब यहां पर भी अगर py लिया तो इसको भी क्या बोलेंगे, py। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, दो px ऑर्बिटल सेम फेज में आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, दो p ऑर्बिटल या अपोजिट फेज में आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। कौन से p ऑर्बिटल z एक्सिस के परपेंडिकुलर कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं? जवाब है px वाला px वाले के साथ या py वाला py वाले के साथ। तो अब ये बताइए कि दोनों लोग अगर सेम काम कर रहे हैं तो दोनों की एनर्जी क्या होगी, सेम, इसलिए एक साथ लिखा जाता है। जो कॉन्फ़िगरेशन में आप लिखते हैं पाई टू पी एक्स बराबर पाई टू पी वाई, वो बराबर टर्म यहीं से आया है सर। क्लियर है मामला? अब जब ये ओवरलैपिंग आप यहां देखेंगे तो आपको किस प्रकार से नजर आएगी, जरा देखिएगा। ये आपकी जेड एक्सिस है और जो डायग्राम बना रहता है वो कुछ इस प्रकार से है कि आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर और नीचे जुड़ती हुई नजर आएगी। क्या करती हुई, जुड़ती हुई नजर आएगी। अच्छा ये बताइए, क्या ये लोग ओवरलैपिंग इस जेड एक्सिस के ऊपर कर रहे हैं यानी परपेंडिकुलर कर रहे हैं? परपेंडिकुलर का क्या मतलब होता था, अगर बोर्ड हमारा जेड एक्सिस है तो हमारे दो पी ऑर्बिटल जो होंगे सर, ये दो पी ऑर्बिटल हमारे जो है, क्या इनके ये अपर वाले लोब इस बोर्ड के परपेंडिकुलर ओवरलैप कर रहे हैं? आपकी तरफ ओवरलैपिंग हो रही होगी, ऐसी ही एक ओवरलैपिंग इस बोर्ड के पीछे हो रही होगी, लेकिन इस बोर्ड पर कुछ भी नहीं हो रहा होगा, यानी कि ये बोर्ड ही तो जेड एक्सिस है सर, यानी जेड एक्सिस पर कोई ओवरलैपिंग नहीं है। ओवरलैपिंग कहां हो रही है, जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर हो रही है। अब परपेंडिकुलर ओवरलैपिंग जो हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जुड़ रही है या घट रही है? जवाब है दोनों सेम फेज में है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हमें जुड़ती हुई नजर आ रही है, इसीलिए हमने लोब बनाए हैं सर। और यहां बीच में हमने कुछ भी व्हाइट से ड्रॉ नहीं किया है। इसका मतलब जेड एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या दिख रही होगी, जीरो। बोलो भैया, जेड एक्सिस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, जीरो। तो सर यहां जो बना इसका नाम होगा पाई टू पी एक्स बोलो, या इसी को क्या बोलेंगे, पाई टू पी वाई। दोनों की एनर्जी आपस में क्या होगी, सेम होगी, क्योंकि दोनों ऑर्बिटल जो है वो सेम तरीके से ओवरलैप यहां पर कर रहे हैं। बस फर्क सेम फेज में है तो हम क्या बना रहे हैं यहां पर, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। स्टार नहीं लगा रहे। नोडल प्लेन बोलो कितना होगा यहां पे,
क्या एक नोडल प्लेन होगा या नहीं होगा? सीधा सीधा है, ये जो प्लेन होगा अगर ऐसे डालेंगे तो जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो इसका मतलब यहां पर पहली बार जब भी दो p ऑर्बिटल आपस में कोलेटरल ओवरलैपिंग करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते समय भी नोडल प्लेन मिलता है। पूछा जाता है, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, बनाइए। उसके बाद इसका जरा ट्राई मारिए और देखिए क्या है मामला। सीधा सा फंडा है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 0 हो जाना है। प्लस प्लस का मतलब भी जुड़ना है और माइनस माइनस का भी मतलब जुड़ना है। ऐसे समझिए, +2 कितना हुआ? +4। -2 और -2 कितना हुआ? -4। असलियत में तो मैग्नीट्यूड बढ़ ही रहा है ना सर। साइन केवल ये बता रहा है कि प्लस और माइनस एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो हम तो फेस के चक्कर में साइन ले रहे हैं यहां पर केवल। यहां जब डायग्राम बनेगा तो बहुत बढ़िया बनेगा। इस तरीके से बनाइएगा सर कि आपको नोडल प्लेन भी नजर आए। बना लीजिए सर इस तरीके से एक्सिस। और यहां ये बोला गया कि जैसे जैसे ये आपने कांटेक्ट में आएंगे जिन जिन जगहों पे, उन जगहों पे क्या हो जाएगा? 0। तो रिप्रेजेंटेशन इसका कुछ ऐसा है सर, ये लोब आपस में कनेक्टेड नहीं है। इस तरीके से 4 लोब बना लीजिए। हर लोब का जो साइन है वो बना लीजिए, माइनस, प्लस, प्लस और माइनस। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये माइनस वाला लोब और ये प्लस वाला लोब इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर रहा है? 0। इसीलिए वहां पे व्हाइट पोर्शन नहीं आ रहा है। ऐसे ये दोनों भी मिलकर यहां क्या कर रहे होंगे? 0। लेकिन एक और बात, ये दोनों भी आपस में मिलकर यहां क्या कर रहा होगा? 0। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को 0 दिखाया जा रहा है। अब मुझे बताइए कितने प्लेन है यहाँ पे? एक तो ये डालोगे सीधे सीधे 0, और एक ये डालोगे तो ये भी प्लेन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। तो मैं यहां बोल सकता हूं यहां भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 और यहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। तो नोडल प्लेन कितने हुए? पहले तो वो किनारे कर लो, 2। अब कितने नोडल प्लेन आए हैं? 2। जो बना है वो क्या बना है? एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का सर? क्या लिखोगे? पाई, अगर दोनों के दोनों 2px लिया तो पाई 2px, और यहां पर दोनों अगर 2py लिया तो पाई 2py, और क्योंकि अपोजिट फेस से लाए हैं इसलिए स्टार से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कितना कितना आ सकता है? याद रखना है हर बॉन्ड को बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो सर सिग्मा की पावर भी 2 होती है मैक्सिमम, और हर पाई की पावर भी कितनी मैक्सिमम होगी? 2 ही होगी। बस हाँ, जब पाई में भरा जाता है तो एक एक करके इलेक्ट्रॉन्स को भरा जाता है वहां। तो ये वो रिप्रेजेंटेशन है सर जो लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें पूछा जा सकता है सर। ठीक बात। अब मुझे एक बार पूरा देखो और देख के फटाक से याद करो, समझना समझना तो हो गया यहाँ पे। पहला बताओ, सिग्मा 1s, इधर देखो बे, सिग्मा 1s इतना तो तय है कि जहां स्टार नहीं बोल रहे हैं वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है और जहां स्टार बोल रहे हैं वो एंटी बॉन्डिंग है। बोलो भैया, अगर सिग्मा 1s बोल रहे हैं तो दोनों 1s वाले सेम फेज में मिलाए गए होंगे। इतना ज्ञान दिमाग में होना चाहिए। मेन लड़ाई है पेपर में सवाल कोई पूछे आप क्या बताओगे, वहां ये ज्ञान नहीं चलेगा सर। पहला, सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, स्टार नहीं बोला जा रहा, तो सिग्मा 1s में कितने नोडल प्लेन? 0। देख के बताओ है या नहीं है। सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन? 1। बोलो भैया, है या नहीं है। दूसरी बात, कल को किसी ने पूछा सिग्मा 2s, तो जो 1s में था वही 2s में है, बस केवल नंबर बदल गया है। तो सिग्मा 2s में कितने नोडल प्लेन? 0। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन? 1। इसमें क्लियर है मामला। अगली कहानी, सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz क्या p ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं? कोएक्सियल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं?
सिग्मा 2pz में कितने नोडल प्लेन? 0। देखो भाई, सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन? 1। क्लियर है मामला? अगली कहानी, पाई 2px पाई 2py, कोलेटरल ओवरलैपिंग की बात कर रहे हैं। अब हम दोनों को एक साथ क्यों ले रहे हैं? क्योंकि px py दोनों परपेंडिकुलर होते हैं। pz वाले ने तो सिग्मा बना के रखा हुआ है। पाई 2px पाई 2py में कितने नोडल प्लेन पाए जाएंगे? बोलो कितना? 1 होगा। पहली बार बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में नोडल प्लेन मिलना शुरू हो गया। दूसरी बात बोलो, पाई 2px पाई 2py एंटी बॉन्डिंग में कितना नोडल प्लेन मिलने वाला है? 2। देखो भैया, लास्ट में यही है कहानी। चलिए अगली कहानी। अच्छा, इसमें एक बात तय है कि जब आप इसको बनाएंगे तो ये डायग्राम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अबे किसी एक को कर रहा होगा ना, तो ये रिप्रेजेंट करेगा या तो पाई 2px एंटी बॉन्डिंग को या पाई 2py एंटी बॉन्डिंग को। तो तुमसे जब पूछा जाएगा तो दोनों का नहीं बोला जाता है। असलियत में पाई 2px एंटी बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन? 2। ऐसे ही यहां पर पाई 2px नॉर्मल बॉन्डिंग में कितने नोडल प्लेन? 1। एरो बना लो, नहीं तो तुम दोनों बताने लग जाओ। यार अब जितना गुना करोगे तो उतने गुना तो बढ़ता ही जाएगा नोडल प्लेन। दुनिया का कोई भी पाई बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा तो कितने नोडल प्लेन होंगे? 2। दुनिया का कोई भी पी ऑर्बिटल जैसे px है या py है, अगर बॉन्डिंग पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना रहा है तो कितने नोडल प्लेन होंगे? 1। चाहे वो px हो और चाहे वो py। क्लियर है मामला? चलिए सर, अब जो तुमने याद कर रखा है उसकी बात करेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्यों ये कह रही है कि हम स्टेबिलिटी बता सकते हैं, कौन एग्जिस्ट करेगा कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा उसके बारे में बता सकते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, एक टर्म आएगा बॉन्ड ऑर्डर। हेडिंग डालिए बॉन्ड ऑर्डर। केमिस्ट्री में बॉन्ड ऑर्डर क्या है? टोटल नंबर ऑफ, जो बता रहे हैं बस इसको यही समझना, टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 एटम्स। 2 एटम के बीच में टोटल कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, इसको गिनना क्या कहलाता है? बॉन्ड ऑर्डर। बात पकड़ में आई या नहीं आई? पूरी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो हमारे कोर्स में है वो है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए। ट्राई एटॉमिक टेट्रा एटॉमिक में भी काम करता है, लेकिन वो हायर स्टडीज में पढ़ा जाता है, वो आपके आईआईटी के कोर्स में नहीं है सर। आइए सर, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर। जैसे बड़ा सिंपल है, सेकंड में समझ में आए, बोलो बॉन्ड ऑर्डर बोलो। कितना बॉन्ड है भैया? 1। कितना है? 2। कितना है? 3। तो पहली चीज तो समझ में आई होगी कि बॉन्ड ऑर्डर समझ में आ रहा होगा। अच्छा ये बताओ, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर है तो मतलब उनके बीच में बॉन्ड है या नहीं? देख रहे हो तुम्हारी बुद्धि किधर चल रही है? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर है तो बॉन्ड ऑर्डर होता ही है कि कितने बॉन्ड है उनके बीच में। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर की कोई वैल्यू आई तो मतलब बॉन्ड है ना। और बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है मतलब, अंग्रेजी ना बोलो हमसे, बॉन्ड ऑर्डर अगर 0 है तो मतलब बोलो उनके बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। कोई बॉन्ड नहीं है मतलब उन एटम्स के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई कनेक्शन नहीं है इसका मतलब उन एटम्स को मिलाकर तुम जो मॉलिक्यूल या आयन मान रहे हो असलियत में एग्जिस्ट। बात पकड़ में आई या नहीं आई? तो एमओ थ्योरी तुमको क्या बताने का प्रयास कर रही? केवल फार्मूला लेके नहीं चलना भाई मेरे। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब एटम के बीच में बॉन्ड कितना। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 तो मतलब 0 बॉन्ड। 0 बॉन्ड अगर है तो वो 2 एटम एक साथ है ही नहीं, यानी उनका एग्जिस्टेंस क्या हुआ? खत्म। यानी दुनिया का ऐसा कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल या स्पेशीज
जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। तो अब अगर मैं बोलूं फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, कैसे निकालते हैं अभी बातचीत कर लेंगे, पहले इसकी कहानी समझ लो अच्छे से, हजारों सवाल इस पर बनेंगे। फॉर डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ऑब्लिक स्पेशीज क्यों बोल रहे हैं, O2 प्लस, O2 माइनस, N2 प्लस, तो अब चार्ज आने लगा इसमें, तो इनको भी लपेट लिया हमने, 2 एटम है, डाई एटॉमिक है ही है सर। बोला गया अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल कर आया, नॉन जीरो, या तो नॉन जीरो आएगा और या उनके बीच में क्या आएगा सर, बॉन्ड ऑर्डर 0 निकल कर आएगा, दो में से एक ही काम होगा सर। अब आपने अभी जितना पढ़ा है आप अपने बुद्धि से बताइए कि सर अगर बॉन्ड ऑर्डर नॉन जीरो है तो उनके बीच में कोई बॉन्ड ऑन होगा, और इसका मतलब है कि वो सारे लोग कैसा भी कुछ करके एग्जिस्ट करते होंगे। क्लियर बात, जिन चीजों के बीच में बॉन्ड ऑर्डर 0 आया इसका मतलब उनका इस दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, यानी कि वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहली चीज तो ये समझ लीजिए, बना लीजिए, क्योंकि फॉर्मूला स्कूल लेवल पे पढ़ाया गया है। बोलो जी सर, आयनिक बॉन्ड तो देख नहीं सकते ना क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है बेटा, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट एक ही चीज है। इधर सुन लो, इधर सुन लो, कोऑर्डिनेट और कोवेलेंट में अंतर क्या है, कोऑर्डिनेट तब लगाते हैं जब कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा होता है दिखाने के लिए, लेकिन जब दे चुका तो कनेक्शन हो गया। और क्या पढ़ाया है कि डोनर एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक्सेप्टर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो वो कोवेलेंट में कन्वर्ट हो जाता है। बिल्कुल होता है। अच्छा, कोवेलेंसी में केवल कोवेलेंट बॉन्ड लिया जाता है कि कोऑर्डिनेट भी लिया जाता है, कोऑर्डिनेट भी लिया जाता है, तो यहां भी लोगे ना, लिखा तो उसको कोवेलेंट ही जाएगा ना, अब उसमें डेटिव शब्द का कोई मतलब नहीं है। अरे ये मान के चलना कि कोवेलेंट जहां है वहां कोऑर्डिनेट भी है, बात खत्म यार। आयनिक नहीं हो सकता, आयनिक बॉन्ड कभी नजर आता है क्या, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी नजर नहीं आएगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि उसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। वो कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शनल होती है क्या, नॉन डायरेक्शनल है, सर्कुलर पाथ है ना भाई। अभी 12th में है तुम्हारे, लेकिन इतना तो तुमने स्कूल लेवल पे पढ़ा ही हुआ है ना, नॉट एग्जिस्ट। अब सर इतना तो समझ में आया, तो तुम ये कहोगे कि ये बताओ, इसका मतलब अगर हम किसी भी चीज, कोई चीज तुमने हमको दी और तुमने पूछा कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, तो क्या अगर आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल ले हम, तो हम बता देंगे फटाक से, अगर 0 नहीं आया तो एग्जिस्ट करेगा, 0 आया तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब एमओ थ्योरी कहती है कि बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 1/2, ब्रैकेट में यहां लिखा है NB माइनस Na, जहां पर NB है टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और Na है टोटल नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्कूल में तुमको मैं बता दूं कि वो बा रूल करके पढ़ाया जाता है, खैर स्कूल वाले तो और मक्कार हैं, खैर हाँ, और इसकी ट्रिक भी है, वो ट्रिक भी हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन पहले हम आपसे पूरा काम करा लेंगे, उसके बाद लास्ट में ट्रिक पढ़ाएंगे। शुरुआत में ट्रिक पढ़ा देंगे तो आप कुछ करने वाले नहीं है। तो याद रखना है, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1/2 करेंगे तो क्या पता चलेगा, बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा एक बात बताओ, अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर आया 0.5, तो इसका मतलब आधा बॉन्ड है उसके बीच में कोवेलेंट वाला, अगर 1 है तो एक बॉन्ड, 1.5 है तो 1.5 बॉन्ड, पॉइंट में भी हो सकता है, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर कैन बी इंटीग्रल वैल्यू एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। इतना अगर तुमने किया तो मैं ये बोलूंगा कि अगर बॉन्ड ऑर्डर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
बॉन्ड लेंथ है। ये बात मेरी सही है या गलत है? डब्बे में बंद करके लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, किसी की स्टेबिलिटी चेक करनी हो तो क्या करोगे? किसी की ताकत चेक करनी हो, कैसे ताकत चेक किया जाता है? उसको देख के, मार के चेक करेंगे? अरे बोल मेरे भाई, यही तो होगा। अच्छा एक सिंपल सी कहानी सुनना, जैसे तुम्हें लग रहा हो ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस थोड़ी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मान लो मैंने तुमसे कहा, बात समझना, कि भैया एक बात हमको ये बताओ कि ये ज्यादा मजबूत है या ये ज्यादा मजबूत है? बात समझना। तो दुनिया का हर आदमी क्या करता है कि इनमें से ज्यादा मजबूत है तो ऐसे ट्राई मारता है, इसको फाड़ने का प्रयास करे। कोचिंग का फाड़ू वाड़ू का कुछ नहीं, मैं तुम्हारे सामने ऐसे फाड़ने का प्रयास किया। फिर किसी ने कहा कि नहीं भैया ये बताइए कि 3 आइटम है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, इसमें सबसे कमजोर कौन है? तो तुमने कहा अच्छा ये फट गया, इसको थोड़ा जोर लगाए। बोले नहीं फट जाएगा लेकिन थोड़ी मेहनत लगेगी। इसको देख के बोले सॉलिड है, हथौड़ा लाना पड़ेगा, बिना उसके टूटेगा नहीं। तो तुम फटाक से बोल दोगे कि ये वाला कमजोर है। तुमने कैसे का चेक किया? बात करके कि तो उसको फाड़ के तोड़ के, यानी उस पर फोर्स लगाए तभी तो चेक कर पाए। तो वही काम तो तुम यहां भी करोगे ना। अब ये बताओ, जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतना उनके बीच में बॉन्ड, और जितना ज्यादा बॉन्ड उतना ज्यादा तोड़ने में लगेगी एनर्जी, इसका मतलब स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा। अब दूसरी बात, अगर वो स्टेबल है तो एटम दूर दूर रहना पसंद करेंगे या पास पास? पास पास, यानी कि बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम। सीधा सा फंडा है सर। बॉन्ड की स्टेबिलिटी को ही बॉन्ड स्ट्रेंथ भी कहा जाता है। आगे बातचीत करेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी यही डायग्राम आपको दिखना चाहिए, ठीक है? अब मुझे बताइए, अगर ये फॉर्मूला है, समझिएगा, तो मुझे सिर्फ इतना बताना कि अगर बॉन्ड ऑर्डर को 0 नहीं होना है, मैथमेटिक्स के आदमी हो हाथ उठा के बताओगे सर, बॉन्ड ऑर्डर को 0 अगर नहीं होना है तो एनबी और एनए के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए? हाथ उठा के बताइए, ग्रेटर इक्वल टू या लेस देन। अपना हाथ उठाइए, बताइए कि सर इस सिचुएशन में नॉन जीरो होगा। ये मैथमेटिक्स है, इसका केमिस्ट्री से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। बोलो। सबका यही जवाब है? छापना नहीं कुछ, अभी कुछ भी मत छापना। एन बी ग्रेटर देन एन ए, ऐसा आप लोग बता रहे हैं। इधर आते हैं, 0 होना है भाई, बराबर होगा तभी तो 0 होगा। तो एन बी बराबर एन ए, ठीक बात। एन बी का मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर है, एन ए का मतलब, ठीक है ना? पिछली वाली क्लास किए हो तुम? अपनी कॉपी में पहुंचो जल्दी से। पहुंचे? जब मैंने तुमको ऑर्डर लिखवाया था तो क्या मैंने वहां लिखवाया था कि बॉन्डिंग का मतलब होता है बॉन्ड बना और एंटी बॉन्डिंग का मतलब होता है कि बॉन्ड टूटा? अरे बोलो भाई, ये बात लिखवाई है या नहीं लिखवाई? लिखवाई है सर। अब मुझे बताइए कि सर एन बी ग्रेटर देन एन ए मतलब ज्यादा लोग बॉन्ड बना रहे हैं और कम लोग बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो असलियत में कुछ ना कुछ बॉन्ड बचा हुआ मिलेगा या नहीं मिलेगा सर? अच्छा, तो बॉन्ड एग्जिस्ट कर, मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा, स्पेशीज एग्जिस्ट करेगी। यहां ये बिल्कुल उसी तरीके है। 10 आदमी तुमने लगाए कि बोले दीवार बनाओ, बात समझना, और एक आदमी लगाया कि बोले एक काम ये करो कि जब ये ईटा, कोई उसको कुछ हथियार नहीं दिया है, बोले बस वैसे ही तुम क्या करो, जैसे ये ईटा रखे तुम ईटा हटा देना। बात समझना, तुम्हें दीवार नहीं बनाने देना है। तो होगा क्या, 10 लोग एक टाइम पे अपना अपना ईटा रखेंगे, लेकिन वो साला एक बार में तो एक ही का हटा पाएगा ना। तो इसका मतलब नेट में जब तुम शाम को आओगे तो तुमको दीवार थोड़ी बहुत बनी हुई मिलेगी या नहीं मिलेगी सर? मिलेगी, जाहिर सी बात है।
10 लोग मिस्त्री रखे कि तुमको ईंटा लगाना है, 10 लोग लेबर रखे कि जैसे ही ईंटा रखे फटाक से हटा लेना, बराबर बराबर रख दिए। अब क्या होगा? है काम दोनों लोग कर रहे हैं, शाम को दिहाड़ी दोनों आदमी को देनी पड़ेगी। बात समझना, काम तो कर ही रहे। मिस्त्री कहेगा साहब हमने बार बार मसाला लगा के ईंटा रखा, इस आदमी ने उठा लिया, क्योंकि दोनों आदमी बराबर बराबर हो गए। एक तीसरी सिचुएशन, 100 लोग को बैठाल दिया गया कि 10 मिस्त्री जैसे ही ईंटा रखें हटा देना, तब क्या होगा? मिस्त्री भाग जाएंगे। क्या होगा? मिस्त्री भाग जाएंगे। वो कहेंगे पागल हो क्या, क्योंकि उनके पास कॉमन सेंस है। वो तुरंत क्या कहेंगे? इसका मतलब तुमको दीवार बनवानी नहीं है, फालतू काम मत करो, हम जा रहे हैं बाबू। यही तो मतलब हुआ। इसका मतलब जिन केसेस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंटी बॉन्डिंग से ज्यादा होती है वहां तो बॉन्ड बनने का चांस होता है, जहां बराबर होती है वहां एग्जिस्ट नहीं करता। और जिन केसेस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बॉन्डिंग से ज्यादा होगी, असलियत में वो जिंदगी में कभी एग्जिस्ट करते नहीं, करेंगे ही नहीं। मतलब वो है ही नहीं, वो सिर्फ टाइम पास करने के लिए तुम्हारे सामने आए। तो ये बात क्लियर है आपके सामने, तो इसको भी बना लीजिए सर कि अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है, किसी चीज को एग्जिस्ट करना है, तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए? एंटी बॉन्डिंग से। और अगर एग्जिस्ट नहीं करना है सर, नॉट एग्जिस्टेंस के केस में ये भी काम करता है। और आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि एनबी की वैल्यू Na से क्या हो गई है? कम। असलियत में ये लिखने का मतलब होता है कि ऐसा स्पेशीज कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि जो बॉन्ड तोड़ने वाले लोग हैं वो ज्यादा हैं यहां पे। अब आपको वो जो ऑर्डर था वो जितना बढ़िया से याद होगा उतनी तेज आप काम यहां पर कर पाएंगे। ठीक बात है ना? तो सीधा फंडा, जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उस बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा, उस बॉन्ड को तोड़ने में लगने वाली एनर्जी ज्यादा, और उस बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ उतनी कम, क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल बॉन्ड लेंथ उतनी कम। ठीक सर, चलिए आइए H2 जल्दी से फटाफट आओ। H2 हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो 1। तुरंत आप यहां क्या लिखेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। और सुनो, तुमको पूरा लिखना आना चाहिए क्योंकि तुम्हारे स्कूल लेवल पे आएगा ये, और जिनके में आया होगा उनके में आ चुका होगा, तो उसकी बात भी कर लेंगे हम। H2 सर 2 इलेक्ट्रॉन, लिखने का तरीका सिग्मा 1H2 लिखा जाएगा। अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन से तो खेल खत्म हो गया, तो बस केवल क्या करना, क्योंकि जहां ये रहता है वहां इसका विरोधी भी रहता है, एंटी बॉन्डिंग वाला, बस। लेकिन एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन क्या है? 0। तो अब ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछूं तो यहां बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2। यहां पर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0। तो सर बॉन्ड ऑर्डर 1/2 2 - 0। बोलो भैया, यही तो होगा। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1 आया। यानी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन कर रही है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन कौन सा बॉन्ड बनाकर एग्जिस्ट करेगा? सिंगल बॉन्ड। खत्म नहीं हुआ, रुक जाओ, तुम छाप रहे हो बहुत तेज, तुमको झटका लगेगा और तुम्हारा विकेट गिर जाएगा सर। तुमने जो पीछे पढ़ा है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को चैलेंज कर रखा है, हाइब्रिडाइजेशन को चैलेंज कर रखा है कि वो सही से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अब मुझे बताइए इसका मतलब क्या है जो ऊपर कॉन्फ़िगरेशन लिखा है? सिग्मा 1H2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, बना रहे हैं। वो बॉन्ड कौन सा है? सिग्मा। सिग्मा बॉन्ड बना, यहां कोई नहीं है तोड़ने वाला, तो अंत में बात क्या रह गई? सिग्मा बॉन्ड बना। कितना? 1। इसलिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में
क्या पाया जाता है? तुम्हें अभी ये बहुत छोटी सी बात लग रही होगी कि तो हमको बचपन से पता है, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने केमिकल बॉन्डिंग स्टार्टिंग से पढ़ रखा है, वो कहेंगे हमें पता है कि ये सिंगल बॉन्ड में सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी रखता है 434 किलो जूल पर मोल। ये सब लग रहा होगा ये तो बड़ा आसान है सर। अब सर एक बात याद रखिएगा, जो एनर्जी होती है, क्या सर, जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। क्या होती है सर? एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी होती है। कैसे? कोई सभ्य आदमी अगर जा रहा है, बात समझिएगा, और आपने देखा और वो उसके बगल से आप निकले और आपका मान लीजिए धक्का लग गया या कुछ लग गया, आपने कहा सॉरी, तो वो भी आपसे क्या कहता है? सॉरी, कोई बात। यही होता है आपके साथ, बोलो भैया। लेकिन ऐसा नहीं है, यानी कि वो आदमी बड़ा है लेकिन कंट्रोल में है, उसकी एनर्जी कम है इसीलिए उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा कहानी है सर, अगर आप जा रहे हैं, बात समझिएगा, और उधर से कोई टपोरी टाइप का आदमी आ रहा है, बात समझो, और उसने अगर तुम्हारी तरफ थूका और तुमने पलट के बोला कि भैया ये क्या कर रहे हो, तो वो सॉरी बोलता है? बोलो। क्योंकि उसकी एनर्जी क्या है? मैक्सिमम। क्योंकि जिसकी स्टेबिलिटी मिनिमम है उसकी एनर्जी क्या है? सबसे ज्यादा। इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि घर में जो छोटा बच्चा होता है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। उसका रीजन, क्योंकि उसको किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, और घर में जो आपके दादाजी होंगे उनकी एनर्जी सबसे कम होगी। बोलो। एनर्जी कम होने का मतलब नहीं समझे, स्वभाव सबसे शांत। शांत क्यों? क्योंकि अब वो अपनी जिंदगी में जितनी एनर्जी थी वो दिखा चुके भैया, अब चुप्पे बैठे हैं वो शांति से, और तुम भी उनके सामने जाके तुरंत लो एनर्जी लेवल पे आ जाते हो। यानी तुम जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके हाई एनर्जी लेवल पे गए थे कोचिंग में, घर पहुंचते पहुंचते तुम्हारी एनर्जी कम होने लगती। बताने का मतलब, जिस एटॉमिक ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। अब ये बताइए स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की? बोलो। बॉन्डिंग की। तो जब भी हम यहां पर एनर्जी डायग्राम बनाएंगे तो ये मानकर चलेंगे कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, इसमें भी कई सारी समस्याएं हैं लेकिन फिर भी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की जो एनर्जी होगी वो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी से क्या होगी? कम होगी जब भी बनाया जाएगा। तो ये एनर्जी का डायग्राम होगा या ये एनर्जी का फ्लो होगा जब कभी हमें बनाना होगा। जब कभी का मतलब स्कूल लेवल पे कहा जाता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो। अब बनाने का तरीका देखिएगा, इधर देखो गुरु, क्या यहां पे आप लिखोगे हाइड्रोजन, यहां भी क्या लिखोगे? हाइड्रोजन। दो एच आपस में मिलकर बना रहे होंगे सर, इनके रिस्पेक्ट में आप यहां लिखेंगे 1s1, यहां भी क्या लिखा जाएगा? 1s1। क्लियर बात? या तो आप इस तरीके से लिखिए, तो इसका मतलब है ये दोनों लोग अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आए, यानी आप इस तरफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। अब सर ये दोनों लोग मिलकर दो प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग। अब आपको याद रखना है कि 1s1s वाला आपस में मिलकर जो ऑर्बिटल बनाएगा, इसी तरीके तो डायग्राम बनता है। बोलो भैया, वो कौन से बॉन्ड बनाएंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो अगर सिग्मा बनाएंगे तो दो प्रकार का सिग्मा बनेगा, एक बनेगा सिग्मा 1s और दूसरा बनेगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। बोलो भाई, जब इलेक्ट्रॉन भरने की बारी आएगी तो आपने एनसीईआरटी पढ़ी है, उसने कहा है कि आप बाउ रूल को फॉलो करता है, यानी कि आपने ये जो वैल्यू बनाई है, ये जो आपने डायग्राम बनाया है, ये क्या एनर्जी लेवल डायग्राम है या नहीं है सर? यानी कि नीचे से ऊपर जाने पर एनर्जी क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, सीधा सा फंडा है। यानी कि ये लो एनर्जी पर है, ज्यादा स्टेबल है, ये हाई एनर्जी पर है, कम स्टेबल है। इस तरीके से चलता चला जाएगा। जब भी बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बीच में लड़ाई हो, इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन,
तो टोटल जब यहां भरने जाएंगे तो कितने इलेक्ट्रॉन भरोगे? 2। ये क्या रहेगा? खाली। बात समझे या नहीं समझे? तो इसी का है एनर्जी लेवल डायग्राम। अब धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाएगा। उतार लीजिए। तो मेन मेन हम आपको बनवा देंगे जो आपसे बार बार पूछे जाएंगे, है ना। क्या हो गया बताओ? अरे बताओ, हम बता देंगे। क्लियर हो गया? बेटा बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 0 तो खत्म ही हो जाएगा खेल। हाँ। ना 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 ना, तो निगेटिव का क्या मतलब हुआ? हाँ तो लिखाया है ना, देखो देखो। यहाँ आओ, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू 0, एनबी बराबर एनए। एनबी लेस देन एनए में बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 0। लेस देन 0 एक्चुअली में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। बात समझ रहे हैं? तो आएगा एनबी के लिए केवल। बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 0 का कोई मतलब है ही नहीं। अबे लेस देन 0 माइनस क्या होता है? माइनस का मतलब होता है कभी बनेगा ही नहीं। तो जो बनेगा नहीं वो पूछा भी नहीं जाएगा सर। अच्छा तुम बताने लगी हो पूरा है? हाँ, नंबर ज्यादा आ गया है तुम्हारा तो तुम सबको पढ़ा रही हो इससे। तो ये आपको बनाना आना चाहिए सर, ठीक है ना। अब आपके पास जो बुक में है 2 प्रकार का एनर्जी लेवल डायग्राम दिया गया है, बात समझिएगा। उसमें उन्होंने क्या किया है, एक बार पाई वाले को ऊपर नीचे रखा है। तो वो कब ऊपर होता है कब नीचे होता है उसकी बात करेंगे। उसके लिए कन्फ्यूग्रेशन हमने आपको पहले ही याद करा रखा है। अच्छा आपका कन्फ्यूग्रेशन क्या बताता है बताओ? सिग्मा 1s पहले बनेगा, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग बाद में, उसके बाद सिग्मा 2s पहले बनेगा। अच्छा 2 वाला तो ऊपर ही चला गया। सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग बाद में। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 14 तक है मामला तो पहले कौन बनेगा? पाई 2p x पाई 2p y। ऊपर कौन बनेगा? सिग्मा 2p z। सीधा सा फंडा है सर। तो उसकी बात करते हैं, बनवाते हैं अभी हम आपको। पहले हम जरा बॉन्ड ऑर्डर निकलवाते हैं आपको अच्छे से। अच्छा एक बात सिर्फ हमको ये बताइएगा, अगर किसी के पास इस बार भी जेई मेंस का जो पेपर चल रहा है उसमें सवाल आ रहे हैं सर इस पे, अगर किसी के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, क्या है? तो है वो पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो डायामैग्नेटिक। तो बगल में लिख लीजिए कि अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नॉन जीरो है मतलब कि प्रेजेंट है, तो इसका मतलब वो क्या कहलाएगा? पैरामैग्नेटिक। और अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए अपने को, क्या चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन, अगर 0 है तो डायामैग्नेटिक। अब दोस्त हमको सिर्फ इतना बता दो कि H2 मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक? से लगता भारी चीज मार दे। तो पढ़ाया और पढ़ाने के बाद तुरंत पगला गए। अच्छा एक बात ये बताओ भाई, तुम्हें इससे नजर नहीं आ रहा है तो यहां डब्बा देख के तो नजर आ रहा होगा। क्या यहां अनपेड इलेक्ट्रॉन है कहीं पर? नहीं है सर। तो इसका मतलब H2 मॉलिक्यूल जो होगा वो कैसा है? डाया मैग्नेटिक। तो यहां लिख लीजिएगा ये कैसी किस कैटेगरी में आएगा? डाई मैग्नेटिक। H2 की अगर बात करें एग्जिस्ट करेगा और कैसा होगा? डाई मैग्नेटिक होगा। चलो भैया अगला बनाना है हीलियम का He2। पहले यह बताना है कि एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। हटाएं इसको। चलिए हीलियम कन्फ्यूग्रेशन लिखिए सर। इसका मतलब है हीलियम 2 बार लिया गया है। आपको सबसे पहला काम करना है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी टोटल इलेक्ट्रॉन यहां लिख लीजिए जिससे गलती नहीं होगी कि 4 पे गाड़ी में ब्रेक मार देना है। बात समझे?
तो आप क्या लिखेंगे, सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2। सर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2, बॉन्ड ऑर्डर मेरे हिसाब से आप समझदार हैं, आपको 0 आता हुआ नजर आ रहा होगा, 2 - 2 यानी कि बॉन्ड ऑर्डर क्या आया, 0। इसका मतलब He2 के बारे में बोल सकते हैं कि ये कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है मामला। लेकिन स्कूल वाले बड़े बदमाश हैं, वो एग्जिस्ट नॉन एग्जिस्ट नहीं कहेंगे, वो कहेंगे इसका एनर्जी लेवल डायग्राम बना दो। क्या बना दो? और उनसे ये नहीं कह सकते कि जो चीज दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करती है उसको तुम नहीं बनाओगे। बात समझे या नहीं समझे? तो अगर पूछा गया है तो बना देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तरीका बस ये याद रखिएगा, अगर हम बात करें तो क्या हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, यानी उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन 1s2 होगा या नहीं होगा? तो आप यहां पे क्या करिए, एक हीलियम एटम इधर लिखिए, एक हीलियम एटम इधर लिखिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन दोनों तरफ लिख दीजिए 1s2 और 1s2। यानी असलियत में क्या है, इधर हम अबाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखते हैं और इधर हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूग्रेशन लिखते हैं। सीधा फंडा अगर समझना है तो सर ये 1s और 1s है, तो ये लोग क्या सबसे पहले 2 ऑर्बिटल बनाएंगे, एक बॉन्डिंग और दूसरा एंटी बॉन्डिंग। तो अगर हम बात करें तो 4 इलेक्ट्रॉन है तुम्हारे पास, 2 यहां भरोगे और 2 ऊपर। अगर बात की जाए तो इसको थोड़ा सा ये बना ले, और ये कहलाएगा सिग्मा 1s और ये कहला रहा है सिग्मा 1s एंटी। यही होगा, खत्म मामला। अब इसको देख के क्या लग रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं, तो नेट में खेल 0। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिए सर, अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ऐसे लिखो भले सेम एम के चक्कर में, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी कम, मर जा साले, ज्यादा नहीं। इनके चक्कर में ना पड़ो, ये ऑनलाइन हो गए हैं अब। हाँ, क्योंकि तुम लिख नहीं रहे हो, तुम देख रहे हो, हम बता तो रहे हैं ना, तुम देखे रहो, टेंशन नहीं है हमको। हमारे साथ एक समस्या, हमको भविष्य पता होता है। घर वालों ने हमारा नाम निर्मल ऐसे ही नहीं रखा है कि या तो टीचर बनेगा या बाबा बनेगा, आप समझ रहे हो? और दोनों ही लोग अपने अपने काम में सक्सेसफुल है हमारे नाम के, तो इसलिए देखे रहे नहीं, हम समझ रहे हैं, अच्छा है, करे रहो। ओके 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 ओके। ये हमने अपने बच्चे से सीखा है, सीखने वाली चीज होती है सर। वो क्या करता है, ये मतलब आप हर आदमी से कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। उसने हमको एक चीज ये सिखाई कि सिर्फ अपने मतलब की चीज पर आपको कंसंट्रेट करना है। जैसे मैं उसको समझाता हूं कि नहीं, चॉकलेट नहीं खाया जाता है, दांत में कीड़ा लग जाएगा, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी, तुमको खांसी आ रही है, आइसक्रीम नहीं खाना है, वो हर बात पे बोलता है कि ओके ओके। और जैसे ही हमारा कन्वर्सेशन खत्म होता है, वो तुरंत कहता है पापा चॉकलेट, पापा आइसक्रीम। मतलब अपने लक्ष्य के प्रति कंसंट्रेट रहिए साहब। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये उसका अपना तरीका है सर। अब आप ये समझ लीजिए कि उसकी ये स्थिति है कि अगर वो घर से बाहर जा रहा है, तो चाहे हम जा रहे हो या हमारा वाइफ जा रही हो,
आप ये समझ लीजिए, मैं नॉर्मली अगर कोचिंग पढ़ाई निकलता हूं तो कई बार हो जाता है मैं अपना वॉलेट जो है बैग में ही रह जाता है, और हमें पता है कि हम क्या करेंगे, अगर जरूरत पड़ेगी भी तो नहीं खर्चा करेंगे साले का, और क्या हो जाएगा, क्योंकि हर जगह पेटीएम चले ये जरूरी नहीं है। कई बार मोबाइल तक बैग में डाल के आते हैं, क्योंकि अब इस समय नहीं है तो मोबाइल नहीं है सर हमारे पास, यहीं से कहीं जाना पड़ गया तो हम चले गए, तो ना मोबाइल है ना वो है, तो ऑनलाइन वाला भी मामला गया। उसको लेके जब जाते हैं ना, पहले जेब चेक करते हैं, क्योंकि उसका सीधा सा फंडा है। दुकान देखी, सामने देखा, एक बार बोलता है पापा वो, तुमने कहा नहीं ये गंदी बात होती है, देखोगे तो वो जो पी ऑर्बिटल परपेंडिकुलर टू द एक्सिस था, वो पी ऑर्बिटल समझ रहे ना, वो को लेटरल से को एक्सियल ओवरलैपिंग दिखाता है। और कंसेप्ट कितना तगड़ा है, कोई आदमी अगर जमीन में लौट गया है भाई साहब, तो आप उसको मार भी तो नहीं सकते, क्या मारोगे उसको, तो सिर्फ एक ही चीज बचती, दिलाओ। अच्छा, फिर आदमी ये कह देता है कि ये सब गंदी बात होती है और ये इससे आदत खराब हो जाएगी, सामने वाले का मोराल बूस्टअप हो रहा है उससे। अब आप उसको मार लो, खा लेता है मार वो, अगली बार फिर लौट जाएगा। तो इसीलिए कहा जा रहा है, तो हम समझ रहे हैं यार, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, इधर देखो, समस्याएं जिंदगी में बहुत हैं दोस्त, क्या किया जाए, नहीं कर सकते ना सर। यहां तक मामला समझ में आ रहा है। अब मुझे एक बात बताइए, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा, तब क्या होगा जब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। क्या सर, अगर बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाए, सेम, तो कहा गया अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग, इसको बड़े गौर से समझना सर, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, दोनों के अंदर जिसके अंदर एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम, हम उसकी स्टेबिलिटी को क्या मान लेंगे, ज्यादा, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। बना लो सर, अभी इसी सवाल आएगा, ये डायग्राम बना चुके हो, हाँ, यहीं लिख देते हैं सवाल। इसको डब्बे में बंद कर लेना कि जिसके अंदर भी बॉन्ड ऑर्डर सेम है, तो आप अब बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया तो आप क्या देखोगे, तो बोले एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जिसमें कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी को हम क्या मानेंगे, ज्यादा। यानी कि इसका उल्टा क्या होगा, जिसके पास एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम। एक सवाल है जो कई बार आता है, एग्जाम में आया है, H2 कॉमा H2 प्लस कॉमा H2 माइनस, और आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी तेज बॉन्ड ऑर्डर निकाल पाते हैं। बनाइए सर, हाइड्रोजन का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, H2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक चला गया मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, और H2 माइनस का मतलब 2 था, एक आ गया मतलब 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है ना मामला, चलिए शुरू हो जाइए, हमको डायरेक्ट आंसर बताइएगा सर। अच्छा, अगर किसी की स्टेबिलिटी देखनी है तो आपको पता है कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का तरीका, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखिए, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करिए फटाफट। अगर आपने यहां निकाला होगा तो बॉन्ड ऑर्डर क्या 1 आया है, देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2, एंटी बॉन्डिंग 0 बटे 2, 1 आएगा। इधर आओ, लिखोगे सिग्मा 1s1, सिग्मा 1s1 का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, एंटी बॉन्डिंग तो है ही नहीं, तो 1/2 इंटू 1 यानी कि 0.5। बोलो भैया, इधर आए गुरु, 3 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 1, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 1, 2 - 1 बटे 2
क्या 1/2 यहां से भी आ रहा है, यानी 0.5। तो एक बात तो तय है कि इस पूरी लड़ाई को कौन है जो लीड कर रहा है, H2। ये तो जीत गया, यहां मामला फंसा। अब यहां मामला जो फंसा है उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन आना चाहिए। क्या H2 प्लस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन है सिग्मा 1s1, H2 माइनस का आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखा होगा सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s, एंटी बॉन्डिंग 1। अरे बोलो भैया। तो भाई एक बात बताओ, जिसमें एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा, तो यहां तो है ही नहीं एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो सबसे बढ़िया हो गया। तो आंसर क्या होगा, H2, H2 प्लस, H2 माइनस। खत्म नहीं हुआ सर, रुकिए। तो ये तो हुआ स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक बात। किसी ने कहा सर स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ उतनी कम, तो उल्टा ले लें, जरा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर देख लें क्या होगा बताओ। जस्ट रिवर्स कर दोगे इसी को, यानी H2, H2 प्लस और H2 माइनस, ये तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, इन तीनों में तीनों एग्जिस्ट करेंगे क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर किसी का 0 नहीं आया है। अब मुझे बताइए इन तीनों में कौन पैरामैग्नेटिक है और कौन डाईमैग्नेटिक। सर H2 का कन्फ्यूगरेशन है सिग्मा 1s2, क्या कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि मैं यहीं लिख दूं तो ये डायामैग्नेटिक होगा। यहां आते हैं, क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक। एक इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, पैरामैग्नेटिक। यानी अगर एक सवाल करिए तो फिर बढ़िया से उसका पोस्टमार्टम कर लीजिए, वहां पे अच्छे से बना लीजिए सर। इसके बाद कुछ कंपाउंड दे रहे हैं, उनके बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखा दीजिए हम। बारिश हो रही, आज जाना नहीं बाहर है। हाँ आज पढ़ा दे रहे हैं, मैं क्या करूंगा आज। हम्म, क्या चाहिए बताओ। अलार्म बज रहा था, तुमको सुनाई दिया? नहीं बजा नहीं राजीव, क्या अत्याचार मचा है? ये देश क्यों तरक्की नहीं कर पा रहा है? एक तो एग्जाम्पल ये बैठे हैं। हाँ, अब ये रात में हमसे क्या कह रहा है मालूम है, आप सुनिए। ये रात के कितने, 11 बज रहा था, 1 बज रहा था, देख देख लो साले को। रात के 1 बजे हमसे क्या कह रहा है कि सर हमने हॉस्टल बदल दिया है और हमारा यहाँ पे बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। बात समझो, हम क्या कर ले बताओ। हमको रात के 1 बजे फोन करो कि सर मेरी लड़ाई हो गई है, बात समझो। ये एक मिनट, ये तुम्हारा रूमी है क्या? ये साथ में कौन रहता है तुम्हारे? हाँ, वो गाना चला देते हैं तो तुम तेज तेज याद करना शुरू कर दो। यही तो दिक्कत है, यही तो तुम्हारी समस्या है। समस्या से दूर भागोगे, समस्या तुम्हारे पीछे भागेगी। समस्या के आगे रहोगे, समस्या तुमसे दूर भागेगी। अब इनका देखो, बात सुनो। जैसे कोई गाना सुन रहा है सर, एक तरीका है, आप डिस्टर्ब हो जाइए, बैठे रहिए और परेशान हो जाए कि बताओ यार साला गाना सुन रहा है। गाना जब बंद कर दिया फिर तुमने क्या कहा, अरे अब हम डिस्टर्ब हो गए, अब हम नहीं पढ़ेंगे। ये सब वो बातें हैं जो ना पढ़ने वाली, जो पढ़ने वाला बच जाए। बात समझना है, जिद्दी होना खराब बात नहीं है सर।
लेकिन जिद्दी होने का पर्पस भी आपके सामने होना चाहिए। आपकी जगह अगर हम हो, भैया बात कर रहे हैं तो हम तो ऐसे पढ़े सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2, सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2, और n का वैल्यू जैसे ही 14 तक पहुंचेगा पहले कौन आएगा भैया, पाई टू पी एक्स पाई टू पी वाई। ले आओ। और जैसे ही वो कहें कि गुरु पागल हो गए हो क्या, तो बोले तुम आप ही से सीखा है, बड़े भैया आया। गाना सुने तो तुम अपना गाना चला दो कि बॉन्ड ऑर्डर जब 0 होता है तो स्टेबल नहीं होता। भैया डांस करके बताइए स्टेबल है कि नहीं है। खुद ही अगला आदमी सोच लेगा कि यार ये परेशान कर रहा है, और रूम छोड़ के तुम नहीं भागोगे, रूम छोड़ के सामने वाला भागना चाहिए। अगर हमारे शागिर्द हो तो भगाने की हैसियत रखो, और मारपीट के नहीं साहब, ये सब कमजोर आदमी का काम है सर। बात से मार दो, हाथ से तो दुनिया मार रही है सर। तो ये सब इसलिए ये तुम्हारे हॉस्टल्स में भी होता होगा। अगर आपको कोई जैसे आया, किसी ने कहा कि तुम्हें लगता है कोई परेशान कर रहा है, जैसे कोई गाना सुन रहा है, कई बार होता है बच्चे आ जाते हैं अंदर आके बैठ गए, जैसे ही बैठ गए वैसे ही बोलो कि क्यों, तुम ये बताओ कि H2 में, तुम बेटा ये बताओ H2 प्लस में, तुम बताओ H2 माइनस में, तीनों लोग बॉन्ड ऑर्डर बताओ। जो थोड़ा भी तेज होगा वो बता देगा, वो कहेगा अच्छा अरे उसमें 0.4, अच्छा अभी स्टेबिलिटी ऑर्डर बताओ, अच्छा बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताओ। थोड़ी देर में वो कहेगा साला पागल हो गया, चलो यार। सेलेक्ट अगर होना है तो पागल ही होना पड़ेगा। मैंने तुमसे क्या बताया, व्यवहार बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ये बरगद का पेड़ है, जब बाहर निकलो यहां से तो ऐसे खड़े हो जाओ, इसी को निहारो, बोलोगे अच्छा बॉन्ड टूट गया। वहां से पीछे पूरा फाउंडेशन बैच तुमको देखना चाहिए, और आदमी तुमसे क्या कहेगा, बे कुछ कनेक्शन है इसका। और कोई तुमसे कहे कि ए पागल हो क्या, क्या देख रहे हो, तो तुम क्या कहोगे, आओ इधर दिखाएं, वो देखो वहां कोई बैठा है। तुरंत चला जाएगा वो, बिना कुछ कहे, क्योंकि वो जान गया है कि तुमको कुछ दिख गया है। और जब पागलपन की ऐसी स्टेज में रहोगे तो आराम से अपना काम कर लोगे, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। आप ये सोचिए कि आपके लिए रोड बना के कोई देगा, बात समझे, और आप आराम से काम करेंगे। आप पढ़ क्यों नहीं रहे पता है, आपको लग रहा है जिस दिन सब कुछ आपके हिसाब से चलेगा उस दिन आप पढ़ेंगे, वो दिन कभी आने वाला नहीं है। घर में कभी मत चिल्लाओ कि मम्मी चिल्ला रही हैं तुम्हारे ऊपर, मम्मी बर्तन पटक रही हैं तो तुमको पढ़ने नहीं दे रही हैं। भाई मेरे, उनकी अपनी टेंशन कुछ चल रही होगी, हो सकता है वो छोटे वाले भाई से परेशान हो बेचारी, तो वो गुस्से में है। वो तुमसे इस बात पे गुस्सा है कि तुमने खाना नहीं खाया। स्टूडेंट लेवल पे आपको बड़ा बेसिक रहना है। घर वाले कहते हैं कि अरे तुमने खाना नहीं खाया, बताओ, ये तुरंत थाली लगा के, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, चुपचाप। और तुम देखोगे खा के जैसे ही तुम थाली रखोगे, उसके बाद अगले दिन या उसी 1 घंटे बाद अपने आप नया टेप रिकॉर्डर स्टार्ट होता है कि अब खाना खा लिया है तो अब कोई चिंता ही नहीं है। तो घर वालों को आप रोक नहीं सकते सर। ऐसे ही बाहर वाला कोई आए, दोस्त का आओ घूमने चलते, बोले बिल्कुल चलो यार। चलते चलते पूछ लो कि यार ये बताओ वो इंटीग्रल पार्ट ऑफ ln(x) का जो फॉर्मूला था उसमें 2.303 का फैक्टर ऊपर है कि नीचे। और जहां तुमने किसी से पढ़ाई की 2-4 बात की, भाई वो निकल लेगा तुम्हारे बगल से। और वो तुम्हारा, और तुम्हें क्या लग रहा है, तुम अपने ईगो को बचाने के चक्कर में हो जो असलियत में है नहीं। तुम्हें क्या लगता है सामने वाला तुम्हें ये बताएगा कि तुम तेज हो या धीमे, ये अपने दिमाग से निकाल दो। तुमको केवल एक चीज है जो बताएगी तुम तेज हो और वो धीमे, एक तो आपका मेन एग्जाम, और दूसरा वो छोटे छोटे एग्जाम जो टेस्ट के रूप में यहां हो रहे हैं, आप उसमें परफॉर्म करते जा रहे हैं, बात खत्म। और ये भी नहीं कि परफॉर्म करने के बाद बिल्कुल चौड़े हो जाइए कि देखो फर्स्ट आ गया हूं ना। जहां कोई तुमसे कहे कि भैया ये बताओ यार भाई जी हमको कुछ पढ़ा दो, तुम तुरंत देखने लगो पंखे की तरफ कि उतर उतर। तो वो खुद कहेगा कि पढ़ने में तेज है लेकिन साला पागल है। अगर दुनिया को पागल नहीं बनाए तो पागल ही अंत में तुम कहलाओगे। और ऐसे में जब तुम सेलेक्ट हो जाओगे ना, फिर कोई तुम्हें पागल नहीं कहेगा। फिर सबको बुला के कहो कि जब AIR रैंक 9 ले आओ, 19 ले आओ, 190 ले आओ, तब कहो कि सुनो, ना वहां कुछ था, ना पेड़ में कुछ था,
कहीं कुछ नहीं था, कोई नहीं दिख रहा है हमको, बस केवल तुम ना दिखो इसलिए उसको देख रहे हैं। ये तरीका होता है इधर, इसको तुम्हें समझना है इधर। और आप अलग परिस्थिति में चल रहे हैं, कभी नहीं होता। हॉस्टल हॉस्टल में होता रहता है, सबके साथ होता है। हॉस्टल की जिंदगी इसीलिए तो अच्छी है। अब उस जिंदगी में आप कैसे टैकल करेंगे इसको समझना है आप। अब आप जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, आप समझिए आप पैसे का मैनेजमेंट कितना तगड़ा समझ रहे होंगे। आप जब शुरू में आए होंगे पहले महीने यहाँ पे रहने, तब आपको जो पैसा तो उतना ही मिल रहा होगा। 100 200 400 रुपया आप इधर उधर से किसी तरीके से झूठ बोल के पा जाते होंगे ज्यादा, वो एक अलग बात है। लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ कि पहले आपको 5,000 मिलता था, अब 10,000 घर वाले बेचने लगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। तो अब आपके पास मैनेजमेंट क्या आया? शुरू में आप लाओ समोसा भी खा लें, लाओ ये भी खा लें। अब क्या हो गया? किसी दोस्त ने बोला तो बोले बुरा लग जाएगा। अब तुम क्या कर रहे हो इस टाइम पे? अगर 10 रुपए की पेटीज खा रहे हो तो तुम चोरी से अगल बगल वाले से कि क्यों भैया पानी गिर रहा है, तुम अंदर जाओ ठंडी लग रही है। और जैसे ही वो अंदर गया, तुम दौड़ के समोसे वाले के पास कि 2 समोसे दे दो, चुप छुप के खा लो। इसका ये मतलब नहीं कि तुम किसी को धोखा दे रहे हो, इसका ये मतलब है कि तुमको मैनेजमेंट आ गया है। तुम जान गए हो कि अगर रोज एक आदमी को 10 रुपए का समोसा खिलाएंगे तो 30 दिन में 300 रुपए का डिफरेंस आएगा, और वो 300 का डिफरेंस तुम लास्ट में कवर अप नहीं कर पाओगे। बात खत्म। फिर अगले महीने का समोसा तुमको छोड़ना पड़ जाएगा। ये सब सीखने की चीज है। ऐसा थोड़ी तुम केवल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सीखने आए हो यहाँ पे, या पीसीबी सीख रहे हो, तुम जिंदगी भी सीख रहे हो। अब ये तुम्हें देखना। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वहां से आए हैं, वो कह रहे हैं पढ़ाई अढ़ाई किनारे, भैया 200 ग्राम पनीर देना। पनीर बोले खाओगे? बोले ना, घर में आराम से काट के बढ़िया बढ़िया स्लाइस काटेंगे, और उसी में काटे दे रहे हैं। हेक्सागन होता है, पेंटागोनल होता है, और बढ़िया बढ़िया पनीर काटे और आराम से 2 घंटा बना रहे हैं, बड़े चाव से खा रहे हो। बोले बॉडी बना रहे हैं। काका देव से 2 ही चीजें बन के निकलेगा आदमी, या तो इंजीनियर डॉक्टर यानी जो करने आया है, और दूसरा या तो वो आवारा, मतलब जिसका शरीर शरीर मजबूत है। आवारा आदमी कभी कमजोर थोड़ी होता है, और मानसिक रूप से तो बड़ा मजबूत होता है वो, क्योंकि पढ़ाई ना करने के लिए तो मानसिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। जो बेचारे दिमाग कम चलाते हैं वो पढ़ते हैं, जो दिमाग ज्यादा चलाते हैं वो पढ़ते कहाँ है। कम वाले का तो टेंशन है कि चलो अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या पढ़ाएगा, B2 का कैसे बनाएंगे। जो नहीं पढ़ने वाला है वो कह रहा है जल्दी 6:30 और हम यहां से निकले, क्योंकि ड्यूटी कर रहे हैं ना सर। और एक बात याद रखिएगा, दुनिया में 99% लोग, कितने, 99% लोग वो काम कर रहे हैं जो वो करना नहीं चाहते। ये फैक्ट बता रहा हूं मैं तुमको। और अगर आपको लगे तो किसी दिन शांति से बैठ के जितने आपके, जिनको आप बढ़िया बढ़िया समझते हैं, उनसे पूछिए कि क्यों, ये बताओ तुम यही करना चाह रहे थे? तो बोल देंगे कि नहीं यार, असलियत में उतना। क्यों मालूम है? जो काम आप करना चाहते हैं उससे आप कभी बोर नहीं होंगे। क्यों क्रिकेट टीम में आपको लगता है विराट कोहली है, विराट कोहली पहुंच गया या कोई भी टीम में पहुंच गया, तो वो नेशनल लेवल पे अगर खेल रहा है तो वो इतना क्यों खेलता चला जा रहा है? इसका रीजन है, वो एक मैच खेलने के बाद तुम्हें लग रहा है कि तुम थक जा रहे हो, वो नहीं थक रहा है। उसने 15 साल प्रैक्टिस की है सर, कि हमको एक बार मौका मिलेगा। और जब मौका मिलता है तो वो थकते कब तक नहीं है, जब तक उनको निकाल के बाहर फेंक नहीं दिया जाता। वो खेलते ही रहते हैं कि जहां मौका मिलेगा वहां खेल लेंगे सर। इसलिए तुमको पढ़ना है कि जो चाहते हो शायद वो तुम्हें मिल जाए। नहीं पढ़ोगे तो कॉम्प्रोमाइज करना है, फिर कॉलेज से, फिर किसी दिन नौकरी से, फिर बॉस के पास सामने कॉम्प्रोमाइज, फिर रो, वो 4 बातें सुनाएगा, इसे सर झुका के बैठे रहोगे। और मन में सोचोगे पढ़ लिया होता, 4 नंबर और आ गए होते तो NIT से IIT में पहुंच गए होते, इस साले के ऊपर बैठे होते आज। लेकिन वो साला ऊपर बैठा है, यह हकीकत है, और कुछ नहीं कर सकते। इसलिए पढ़ाई आपको ये देगी, पढ़ाई आपको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना देगी। पढ़ाई आपको आपके द्वारा जो काम आपको करना है उसकी आजादी देगी। आप IIT में सेलेक्ट हो जाइए, आप MBA कर लीजिए, MBA करने के बाद जब घर वापस आइए तो 50 लाख की नौकरी करिए, साल भर पैसा कमाइए, और 1 साल बाद घर में आके आप अपने मम्मी से पापा से कह सकते कि सुनो मम्मी, हमारा मन नहीं है, हम नहीं करेंगे। बोले क्या करेंगे? बोले हम पढ़ाएंगे। तो घर वाले कहेंगे चलो
थोड़ा समझाएंगे लेकिन बाद में कहेंगे चलो कर लो कोई बात नहीं। 20,000 की नौकरी कर रहे हो, घर आए हो, बोले कि हमारा मन नहीं कर रहा है काम करने के लिए, घर वाले कहेंगे वो डंडा लेके आओ वहां से। एक तो साले तुम पढ़ोगे नहीं, उसके बाद तुमको किसी तरीके से नौकरी मिल गया है, अब तुम उसको छोड़ के यहां बैठोगे। तो याद रखो, छोड़े जितने भी लोगों की तुम कहानी पढ़ते हो कि इन्होंने ये छोड़ दिया, इन्होंने ये कर लिया, इन्होंने ये रिस्क उठाया, वो रिस्क उन्होंने अपने कैलिबर पे उठाया है सर। और वो कैलिबर जनरेट करने के लिए आपको एक अच्छे कॉलेज में पहुंचना पड़ेगा। एक अच्छा कॉलेज सिर्फ ये करता है कि आपके अंदर उतना जज्बा पैदा करता है कि आप जिंदगी में जो चाह रहे हैं वो काम कर सकते हैं। सक्सेसफुल होंगे या नहीं होंगे डजेंट मैटर, लेकिन कर तो सकते हैं। लड़ाई में तो कूद ही जाओगे कम से कम। वरना बैंक मैनेजर जो है ना सर, पूरी जिंदगी नोट गिनता रहता है, बात समझना, और पूरे जिंदगी का पैसा लगा के छोटा सा दुनिया के लोन सैंक्शन करता है सर। अपना घर बनाने के लिए पूरे जीवन का पैसा लगाता है वो, तब एक मकान बनाता है। और खुश इसलिए रहता है क्योंकि उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। और छोटे छोटे लोग आपको मिलेंगे, यहां से निकलो, चाय वाले को देखो, बदनाम चाय वाला है, कैसे दुकान सजाया है गुरु, बोलो सजाया है। इधर से जाओगे सरदार जी पेटीज वाले, वहां जाके ऐसे खड़े हो जाओ बस, 20 की एक पेटीज, और टाइम गिनो, कापी में लिखते जाओ, चक्कर खा के गिर जाओगे नीचे। अरे सरदार जी एक दिन का 8,000 रुपए कमा रहे, 2,40,000 पर मंथ, 2,40,000। फिर तुम कहोगे सब खर्चा काट के 2 लाख हो गया। ओ यार सरदार जी बड़ी तगड़ी जिंदगी है तुम्हारी, लेकिन सरदार जी खुश नहीं है गुरु। क्यों? क्योंकि सरदार जी जब कुछ नहीं कर पाए तो मजबूरी में वो काम कर रहे हैं, तो वो 2 लाख रुपए भी उनके किसी काम के नहीं है। पैसा भी कमाना है, और पैसे को कमाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जितना कमाया है उसको उस स्टेटस सिंबल के साथ यूज करना भी आना चाहिए। आता तुमको 2 पैसे कुछ नहीं है, फिर ऊपर वाला तुमको पता है क्या करेगा, ये लो और इतना पैसा रख लो, तो तुम डर के मारे छोड़ दोगे कि नहीं नहीं हम नहीं रख पाएंगे। अभी जब लॉकडाउन हुआ है, तो लॉकडाउन में क्या हुआ सर, वो सॉरी नोटबंदी में, बड़े लोगों ने गरीब लोगों को पैसा दिया, ये पैसा रख लो, तुम इसको रख लो। तुम देखोगे अगर आप किसी बड़े आदमी को पैसा देंगे तो वो डरेगा नहीं। आप कल को एक अच्छे इंजीनियर बन जाइए, बढ़िया से आप अपना काम वाम करने लगिए, बात समझिएगा, आप सक्सेसफुल हो जाइए, आप में से 2 4 5 10 लोगों की जिनके बीच की दोस्ती रहेगी, बात समझिएगा, और किसी ने कह दिया कि भाई एक काम करना है, 10 लाख रुपए इसको अपने पास रख लो, कुछ मान लो कोई रेड मारने आ गया तो आने वाला है, तो इसको अपने पास रख लो, दे दोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? भरोसा नहीं है दोस्त पे, सब फालतू बात होती है। दोस्त तुम्हारे कैलिबर का बराबर का है, तुमको ये पता है 10 लाख रुपए की जैसे तुम्हारे लिए औकात नहीं, उसके लिए भी औकात नहीं। तुम जाओ उससे एक बात बोलोगे तो 2 लाख बढ़ा के दे देगा साला तुमसे, चलो बात मत करना। लेकिन वही 10 लाख रुपया तुम अपने नौकर को नहीं दोगे कि लो बउआ तुम इसको घर में रखाओ। क्यों? जैसे ही दोगे वो गांव निकल जाएगा। बोलो, ट्रस्ट तो तुम्हें उस पर भी होना चाहिए, वो सालों से नौकरी कर रहा है, लेकिन नहीं, कि तुमको मालूम है ये पैसा जैसे इसके हाथ में आएगा, ये तुरंत अपनी जिंदगी में जो चाहता है वो सब पूरा करने के चक्कर में चला जाएगा। हो सकता है उसको हीरो बनना हो, सीधे बंबई ऐसी तैसी में है। तो इसलिए कहा जा रहा है पढ़ो। अगला है सर B2, बनाओ जरा B2 का मामला, बढ़िया मामला है सर B2 का। 10 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूगरेशन लिखो, क्लास निपट गई है ना पूरी, रिकॉर्ड हुई थी, हुई है पूरी। किधर हो रही, दिख तो नहीं रही है हमको, कैसे तुम कर दियो, छुप गया है क्या मामला? पीछे करो जरा, हम भी देखें कितना रिकॉर्ड हुआ है। देखो तुम करो, हमें गोली दे रहे हो यार, दिखाइए, तुम लोग बनाओ भाई, हम जरा बकायदा देखें, दिखाओ बकायदा कहाँ है। तो क्लास पीछे करके दिखा दोगे ना तुम हमको? चलो, हमें तो नहीं लग रहा, हमें लग रहा है बीच में स्किप हुआ है। B2 टोटल इलेक्ट्रॉन 10 है सर, बनाइए। सिग्मा 1s2 कन्फ्यूगरेशन पूरा लिखिएगा सर,
सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग टू सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग टू। क्या बेटा ये 14 से कम वाला मामला है? इसका मतलब पहले कौन आएगा? पाई वाला। तो क्या लिखोगे? पाई 2px पाई 2py। और इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन बराबर से +1 +1 करके लिखवाया था सर। अब मुझे बताइए इस पूरे खेल में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो तुम समझदार हो, सीधे वो ले लेते हैं एनबी। कितने होंगे? 2 2 4 और 2 6। अरे बोलो बेटा, ये 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग, ये 2 बॉन्डिंग और ये 2 भी तो बॉन्डिंग है, तो टोटल आए 6। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4। बॉन्ड ऑर्डर बोलो 1/2 NB माइनस Na। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि 1 आया है, इंपॉर्टेंट ये है कि ये तुमको क्या बताना चाह रहा है, इसको समझो। बॉन्ड ऑर्डर कितना आया? 1। अच्छा, बोरॉन और बोरॉन के बीच में कैसा बॉन्ड? 1 पाई बॉन्ड। यानी कि नेट में क्या पाया जाता है? 1 पाई। झटका लगेगा तुमको बहुत तगड़े से कि तुम तो रट के आओ कि पहले सिग्मा बनता है फिर पाई बनता है, लेकिन वो कहां बनता था? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। वो कहां बनता था? जब हाइब्रिडाइजेशन करते थे। यहां नहीं बनता है, क्योंकि एग्जैक्ट रिपोर्ट बता रहा है। क्या बता रहा है जरा देखना। सिग्मा 1s बॉन्ड बना, सिग्मा 1s बॉन्ड टूटा, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया था, 2 ने तोड़ दिया, 1s वाला बॉन्ड गया। सिग्मा 2s बॉन्ड बना, सिग्मा 2s बॉन्ड टूटा, 2s वाला सिग्मा बना, वो भी टूट गया। इधर आए पाई बॉन्ड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, बना। कितने इलेक्ट्रॉन टोटल लग रहे हैं? 2। 2 इलेक्ट्रॉन कितना पाई बॉन्ड बना सकते हैं? 1। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के हिसाब से B2 मॉलिक्यूल में कितने पाई बॉन्ड पाए जाते हैं? 1। ध्यान रखना है। क्लियर बात? इसी प्रकार से C2 का निकालिए। कार्बन 12 इलेक्ट्रॉन, जल्दी से फटाफट बॉन्ड ऑर्डर देखिए, 2 आएगा। अच्छा इधर सुनो अंकल, ये बताओ पैरामैग्नेटिक की डाई मैग्नेटिक? अच्छा भाई कसम बता रहे, मतलब ताकत हो ना मेरे अंदर, मतलब ऊपर वाला हमें 1-2 मिनट के लिए कुछ ताकत दे दे अगर, तो हम तुम्हारे लिए अच्छा ना करें, मतलब हम तुम्हें उल्टा लटका दे भाई साहब। यार यहाँ इलेक्ट्रॉन है या नहीं है? बोलो। क्या क्या देख रहे हो तुम? अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं उसमें? इसका क्या मतलब है? एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब है? एक डब्बे में 1 इलेक्ट्रॉन। दोनों डब्बे सेम है या अलग अलग है? मारेंगे खींचकर, पीएक्स और पीवाई सेम है, डब्बे अलग अलग हैं, उनकी एनर्जी क्या है? सेम। उनकी एनर्जी क्या है? सेम। तो अगर पूछा जाएगा तो यहां पे कितना अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। अरे भैया तुम्हारा तो बेटा भगवान भी मालिक नहीं है। पैरा मैग्नेटिक इन नेचर होगा। बनाओ यार, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 दिखेगा तो अनपेड है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूं सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचता है, तो तुम्हें कैसे पता चलता था? 1s2 2s2 2p6 3s1। S1 से पकड़ते थे कि नहीं पकड़ते थे? H2 का मतलब तो पूरा हो गया ना मामला। तो यहां भी देखो, जहां 1 1 है मतलब अनपेड है, 1 नहीं है मतलब अनपेड नहीं है। सीधा सा फंडा है सर। C2 को बनाइए। क्या बॉन्ड ऑर्डर 2 आएगा? सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग 2 सिग्मा 2s2 सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग 2। बोलो भैया, अब कौन आदमी पहले आएगा? पाई वाला। लिखने का तरीका देखो, पाई 2px पाई 2py
और दोनों को इलेक्ट्रॉन 1 1 +1 +1। क्लियर मामला? तो क्या 8 और 4 12 कंप्लीट हो गया। अब आगे नहीं है तो नहीं लिखेंगे आगे वाला। अब सर इतना बताइए, अच्छा आगे खाली ऑर्बिटल होंगे? आगे खाली ऑर्बिटल होंगे। क्यों होंगे? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 लिखते हो तो 3d भी तो होता है वहां पर, बनाते आ रहे हो अभी तक वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वैकेंट ऑर्बिटल यहां है लेकिन हम उनको यूज नहीं कर रहे। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलो। क्या 2 2 4 2 6 और 2 8? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 8। एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 दिख रही है सर। बॉन्ड ऑर्डर 1/2 8 - 4, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना आया बेटा? 2 आया। इसमें तो कहीं कोई समस्या नहीं है। अच्छा अब ये बताओ, बॉन्ड ऑर्डर 2 आया, ये डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? अब भाई साहब पागलपन मत दिखाइएगा कि तुमने कहा था 1 दिख जाए तो पैरामैग्नेटिक है। अबे साले 1 + 1 यानी 2 है। हाँ इसके बाद बेटा फिर खून खोलेगा मेरा, बस इतना समझो। हाँ इससे ज्यादा पेशेंस है ही नहीं हमारे पास। बेटा ये 2 है, ये 2 है, केवल भरने का तरीका दिखाया गया। तो क्या यहां कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है? इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, और जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 वो सब डाया मैग्नेटिक। अब रुकिए, किसी ने पूछा C2 के अंदर क्या है अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो तरीका देखिएगा, यहां तक उतार चुके हैं आप। अब तरीका देखिए, इधर देखिए। जो पढ़ रहे हैं, अगर आप कोचिंग पढ़ रहे हैं तो ये आपको आना चाहिए, वरना दुनिया इस तरीके से पढ़ रही है जिसको पता ही नहीं कि ये करता क्या है। सर सिग्मा बॉन्ड बना टूटा, बना टूटा, हाथ में कुछ नहीं आया अभी तक हमारे। क्लियर बात? यहां है पाई बॉन्ड बना, क्योंकि तोड़ने वाला आदमी है नहीं यहां पे। बना अगर है तो कितने इलेक्ट्रॉनों का योगदान है? 4 का। 4 इलेक्ट्रॉन कितने बॉन्ड बनाते हैं? 2। 2 बॉन्ड कौन से बनाएंगे? पाई। तो आंसर ये भी पाई और ये भी पाई। तो मैं बोलूंगा 2 नेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट, 2 नेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट, 2 नेट पाई बॉन्ड इसमें पाए जाए। मतलब बिल्कुल मैंने इसीलिए लास्ट टर्न पे कन्फ्यूगरेशन क्यों लिखाया था कि पहले लिखना आना चाहिए। याद होगा बेटा तभी तो तुम आगे पीछे कुछ कर पाओगे। अब हम इसमें बोलेंगे एसपी मिक्सिंग होगी नहीं होगी, वो सारी कहानी आप तब कर पाएंगे जब आपको पता होगा मामला। अच्छा अब मैं तुमसे, अगर ये याद है तुम्हें, तभी तो तुम समझ पा रहे हो कि सिग्मा बना सिग्मा टूटा, सिग्मा बना सिग्मा टूटा। अच्छा 1s भी भूल जाओ, सीधे याद रखो सिग्मा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड बना सिग्मा बॉन्ड टूटा, पाई बॉन्ड बना। अब रुक जाओ, 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाते हैं, ये दिमाग में बैठा लो। तो टोटल इलेक्ट्रॉन 4 लग रहे हैं, मतलब कितने पाई बॉन्ड? 2 पाई बॉन्ड। बात खत्म। कल को अगर एंटी बॉन्डिंग में आता तो पाई बॉन्ड टूटा, जितने एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन थे उसके हिसाब से पाई बॉन्ड टूटेंगे, तो उसको घटाना पड़ेगा इससे। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना सर? एक हमको एनसीईआरटी दिखाओ। नहीं है किसी के पास? ला बिटिया। बहुत अच्छे, शाबाश। लो, एक आदमी ऐसे भी दे देता है, यूं दे रही हैं, ये लो। बहुत बढ़िया। तुम बैडमिंटन खेलती हो? आदत तो तुम्हारी वही है कि सामने वाला ऊपर दे तो उसके मुंह में मार दो सीधे। एक सेकंड सर, बातचीत नहीं, इधर देखिएगा। आपको यहां पर इस तरीके से एनर्जी डायग्राम दिया गया है। इधर देखिए, मेरे में पेज नंबर 128 पर है सर। ये देखो भैया,
ये एनर्जी डायग्राम तुमको दिया गया है, 3 प्रकार से दिया है। जहां भी देखोगे तो लिखा है 1s, यानी कि सिग्मा 1s नीचे और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग ऊपर। ये किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए बनाया गया। ऐसे ही यहां पे लिखा है pz आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? एक सिग्मा 2pz नीचे और एक सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग ऊपर। कल जब आप आएंगे तो कल आप इस किताब को लेकर आएंगे, और कितने बजे आएंगे साहब? 1 बजे। नहीं, कल संडे नहीं है सर, कल 26 जनवरी है।